नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं फिर से भूतिया रेलवे स्टेशन की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो आप लोग ये दोनों काम अच्छा से कर लीजिए। मैं इस वीडियो पे 300 लाइक का टारगेट रखा हूं। देखते हैं कि आप सब ये 300 लाइक का टारगेट पूरा कर पाते हैं या नहीं। पिछली वाली वीडियो भूतिया कुंगा पे आप लोग का प्यार बहुत कम मिला है, जाके वीडियो देखिए, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में बोलूं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बस इतना काम आप कर लीजिए, मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। हाँ, तो दोस्तों, आपके साथ अगर कोई घटना घटी है या आपके पास भी अगर कोई भूतिया कहानी है और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपने चैनल पे लेकर आऊं, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसा गांव है जहां के लोग बहुत ही ज्यादा लाचारी और डर से भरी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर वह अपने गांव में मौजूद उस वीरान बड़े रेलवे स्टेशन के एक पेड़ की तरफ नहीं जाते थे, जो कि वहीं स्टेशन पर मौजूद था और न जाने कितने 100 साल पुराना था। मगर फिर अचानक उन्हें उस पेड़ के नीचे से बहुत ही डरावनी सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसे महसूस होता था कि कोई आदमी पुकार रहा हो। एक रोज एक नौजवान ने सरगोशियां को सुनकर उस पेड़ के नीचे जाने के बारे में सोचा। तब वहां पर और भी काफी सारे लोग मौजूद थे, जो इसकी देखा देखी डरते डरते इससे फासला रखते हुए उसी पेड़ की जानिब चलने लगे। मगर उस दिन के बाद से उस गांव के लोगों को रोज एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता हालात मजीद गंभीर होते चले गए। हर चंद रोज के बाद हर तरफ गहरा सकूत छा गया। तो चलिए, यह कहानी एक इसी गांव के फर्द की जुबानी सुनते हैं, जो कि इस गांव में होने वाले भयानक तरीन हादसात के बारे में जानता है। मैं अपनी नानी के यहाँ गांव जाते हुए बहुत खुश था, क्योंकि मेरे बाबा के बेटे की शादी थी, जिसका हम सबको बेचैनी से इंतजार था। साथ में नानी का घर हम बच्चों के लिए सबसे प्यारी जगह हुआ करती थी, जहां हम खूब मौज मस्ती भी करते और कोई हमें रोक टोक करने वाला भी ना था, और ना ही वहां पर जगह की तंगी का मसला होता। जबकि मेरे ददयाल, जो कि एक छोटे से शहर में रहते थे, उनके दिल और घर दोनों ही काफी तंग थे। घर शहर में होने की वजह से काफी छोटा सा था। छोटे छोटे से 4 कमरे, एक किचन और छोटी सी हवेली में एक कोने में वाहिद बाथरूम, जो पूरे कुंभे के इस्तेमाल में होता था। वहां पर मुझे अजीब सी घुटन का एहसास होता और हर वक्त वहां पर रोक टोक भी जारी रहती। 4 बच्चे एक साथ जमा होकर सहन में खेलने लगते तो हमारी दादी और पियों के सर में ऐसा दर्द उठा कि हम बच्चों के बाप हमें 2-2 थप्पड़ कान के नीचे लगाकर खेल खत्म करने पर मजबूर कर देते। मैं उस मार गुठई से इस कदर तंग हो गया कि छोटी सी उम्र से ही सबको खेलता हुआ देखता, तब भी उनकी जानिब नहीं जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि 5 से 10 मिनट में दादी और पपियों के सर में दर्द शुरू हो जाएगा। मैंने खेलना बिल्कुल तर्क कर दिया था, बस नानी के यहां जाने का इंतजार किया करता। मेरी नानी को सादा और घुल मिलकर रहने वाली अपनी भांजी बेहद प्यारी थी और उनकी बात भी बचपन में ही तय हो चुकी थी। अब तो बस शादी होना बाकी था। मामा के लिए मेरी नानी को अपनी भांजी बेहतरीन इंतखाब लगी और नानी ने अपनी भांजी से मामा की शादी कर दी। मामी इतनी अच्छी और खुश मिजाज खातून थी कि उनके होते हुए कभी भी घर में किसी भी बात पर झगड़ा ना हुआ। हमारे गांव का घर बेहद बड़ा और इसका सहन भी काफी वसी था। हम कुल 4 बहन भाई थे, जो मिलकर पूरी गर्मियां अपनी नानी के घर गुजारते और मेरी मामी के माथे पर कभी शगन तक नहीं आती थी। इसीलिए मुझे हमेशा बचपन से नानी के गांव में मजा आता। हर मैं 2-3 रोज की छुट्टियों में भी नानी के घर जाने की जद करता। वह गांव बेहद खूबसूरत था। वहां पर खेत हर तरफ लहलहा आते थे, दरख्त, कच्चे मिट्टी के घर और बड़े बड़े सहन थे। वहां पर एक बड़ी नहर भी गुजरती थी। गांव के एक जानिब रेलवे स्टेशन था, जो बहुत कम सवारियों के आने जाने के बायस हर वक्त वीरान पड़ा रहता था। इसके अलावा हर तरफ बेहद खूबसूरती और रौनक थी। गांव में जगह जगह पर ट्यूबवेल भी लगे हुए थे, जिनकी खास किस्म की आवाज पूरे गांव में अक्सर गूंजती रहती। गांव के सभी लोग बेहद मुखलिस और मिलजुल कर रहने वाले थे। हर एक दूसरे के दुख में शरीक होने वाले बिल्कुल एक खानदान की मान थे।
गांव में वहां की ताजा हवाएं और खन्ने दरख्तों की छाव बहुत सुकून देती थी। हर सर्दियों में बड़े बड़े मैदानों में फैलने वाली धूप दिल को लुभाती थी। अब मामा के बेटे की शादी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश था। मगर मैं नहीं जानता था कि इस बार वहां पर जाना किस कदर भयानक हालात से रोशनास करवाने वाला था। उस वक्त मैं कॉलेज का स्टूडेंट था और हमारे कॉलेज में छुट्टी होने में भी कुछ ही वक्त बाकी था, वरना मैं शादी की वजह से जल्दी गांव चला जाता। शादी तो बखैर आफियत गुजर गई। अब मैं छुट्टियां होने के बायस में यहां पर मजीद 1 महीना रुकने वाला था। तभी एक रोज पूरे गांव के लोगों पर कयामत टूट पड़ी। जब इस रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरते हुए एक लड़के ने वहां पर बेहद पुराने और बहुत बड़े दरख्त की जानिब से सरगोशियां सुनी तो उस जानिब चल पड़ा। उसको देखने वाले 4-5 लोग भी उसके पीछे चले गए कि आखिर यह इस तरफ क्यों जा रहा है। उनका कहना था कि स्टेशन के काफी करीब पहुंचकर उन सबको भी वह सरगोशियां सुनाई देने लगी, तो वह भी हैरान रह गए कि आखिर यह किस चीज की आवाज थी, जबकि उस जानिब कोई भी नहीं आता जाता था। और अगर कोई भी जाता तो यहां की खौफनाक दहशत हर एक को यहां से फौरन चले जाने पर मजबूर कर देती। ऐसे में मुसलसल किसी की सरगोशियां सुनाई देना इस बात की जानिब इशारा था कि वहां पर कोई 2 या 2 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। मेरे मामू भी उन 4-5 लोगों में शामिल थे। उन लोगों ने उस नौजवान को बार बार पुकारने की कोशिश की, मगर वह तो जैसे किसी और की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। हर बिल्कुल एक ही नुक्ते पर नजर जमाए उसी पेड़ की जानिब पड़ रहा था। सबकी नजरों के सामने अचानक वह उस पेड़ के करीब पहुंचता हुआ वहां पर मौजूद पुसर से कुएं में जा गिरा, जिसके करीब कभी कोई भी नहीं जाता था। उस कुएं का कोई इत्तम दिखाई न दिया। यह एक बेहद पुराना साफ कुआं था, जिसमें दिन की रोशनी में भी हमेशा अंधेरा ही छाया रहता था, जैसे कि कोई काला गुलाब इस कुएं पर लपेटा हो। उस नौजवान के पीछे जाने वाले 4-5 लोगों ने उसको उस कुएं में गिरता देखा तो भागकर आगे बढ़े, उसको पुकारने लगे। मगर कुएं के करीब पहुंचकर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मुसलसल दर्दनाक आवाज में चीख रहा हो। वह नौजवान उसी गांव का रिहायशी था। उसके इस तरह अचानक उस कुएं में गायब होने पर सब बेहद अफसुर्दा थे, मगर उस कुएं के करीब जाकर उसके अंदर झांकने की किसी में भी हिम्मत न थी, क्योंकि सब लोग ही इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि इसके करीब जाने वाला कोई भी शख्स वहां से जिंदा पीछे की तरफ नहीं लौटा, बल्कि उसके बहुत करीब जाने पर ऐसे महसूस होता था जैसे कोई अनदेखी ताकत कुएं के अंदर से करीब पहुंचने वाले इंसानों को अपनी जानिब खींच लेती हो। और देखते ही देखते हर वह शख्स जो उस कुएं के करीब जाता था, उस कुएं में गिर कर कूम हो जाता। इसके बाद ना तो कभी उनकी आवाज सुनाई दी, ना तो कभी वहां पर जाने वाले किसी भी शख्स को जिंदा या मुर्दा वापसी हुई। यही वजह थी कि अब भी उन लोगों ने दूर से ही उसको इस कदर करीब जाकर अंदर करता हुआ हैरत और दुख से देखा था। हर मुसलसल पुकारने की बहुत कोशिश भी की, मगर जैसे वह तो अपने होश में ही न था कि किसी की कोई बात ही नहीं सुन सका। इसके इस तरह कुएं में गिर जाने की खबर जैसे ही उसके घर वालों को मिली, पूरे गांव में कोहरा मच गया। सबके सब उस नौजवान के वालदैन के साथ उसके गम में शरीक होने के लिए चले आए। इसके साथ ही खवातीन के दिलों में यह खौफ बैठ चुका था कि शायद यह कुआं एक बार फिर से जाग गया है और अपने शिकार को अपनी जानिब बुलाता है। तब वहां के लोगों की अजीबोगरीब बातें सुनकर मैं बहुत हैरान था। वहां पर मौजूद एक लड़के से जब मैंने इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि पेड़ के नीचे मौजूद कुएं में जब अक्सर काफी अरसा गुजर जाता है तो अचानक से उसी तरह से आवाजें सुनाकर अपने शिकार को अपनी जानिब तवज्जो करता है और करीब आते ही शिकार को कुआं अपने अंदर खींच लेता है, और इसके बाद वह शख्स दोबारा कभी किसी को न दिखाई देता है और ना इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। और कुछ बड़े बुजुर्गों का तो यह भी मानना है कि अब यह ना जाने कितने लोगों का नुकसान करने के बाद ही खामोश होगा। इसीलिए हर कोई परेशान है, क्योंकि इस रास्ते से अक्सर लोगों का गुजर होता है और उस स्टेशन या उस पेड़ के बहुत करीब जाना ही नहीं बल्कि इसकी तरफ जाना भी खतरा है। अब जबक यह कुआं हमारे गांव में ही मौजूद है तो इधर उधर आते जाते कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी का इस तरफ से गुजर हो जाता है। ऐसे में जब वह यह सरगोशियां किसी के कान में पड़ती हैं तो वह अपनी हवास पर काबू नहीं पा सकता। हर उन काली ताकतों की जानिब खींचा चला जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गांव में हर तरफ खतरा मंडला आने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यह सब कुछ क्यों होता है और यह क्या चल रहा है। इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। इस कुएं को कई बार बंद करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इस पर कुछ रखकर इसे बंद करने की कोशिश की जाती
तो जैसे वहां मौजूद ताकतें मजीद आग बगुला हो जाती हैं, ना ही वहां रखी चीज मौजूद होती है, ना ही रखने वाला बाकी रहता है। अब जब दोबारा से यह हादसा रोमा हो चुका है, तो सब लोगों को यह परेशानी है कि एक बार फिर कुएं में पड़ी मखलूक जाग गई है और अपना शिकार तलाश करना शुरू हो चुकी है। मगर हम या हमारे वालिदैन में से किसी ने अपनी आंखों से ऐसा कुछ पहले होता हुआ नहीं देखा। अलबत्ता बड़े बुजुर्गा से इस किस्म की कई बातें सुन रखी हैं, जिनकी वजह से दिलों में इस कदर खौफ फैल गया कि यह तक समझ नहीं आती कि इन सारी मुश्किल से छुटकारा किस तरह से हासिल किया जाए या सबको इस तरफ जाने से किस तरह से रोका जाए। मैं उस लड़के के मुंह से इतने अजीबो गरीब और फिल्मी बातें सुनकर हैरत से मुंह खोले खड़ा रह गया। मगर उस नौजवान का जनाजा होने के बाद उस लड़के की तरह वहां के सारे मर्द भी वही बातें दोहरा रहे थे और आगे की मंसूबाबंदी करने के बारे में सोचने लगे। उन सबने बकायदा बड़ी हवेली में बैठकर मुसाफत की थी और औरतों या हम जैसे नौजवान लड़कों को उन तमाम माम बातों से दूर रखने की मुमकिन कोशिश की थी। मगर मैं चूंकि यह सारी अजीबो गरीब कार्रवाइयों होती देख चुका था, अब मजद मुज्जेंस वही अल्फाज थे जो इस लड़के ने इस्तेमाल किए थे। उसके बाद हिफाजत तदबीर के बारे में सबने ही खुद को बेबस पाया। अलबत्ता छोटे बच्चों की माओं को पास पड़ोस के दूसरे गांव में मौजूद और रिश्तेदारों के यहां भेजने का फैसला किया गया ताकि छोटे बच्चे लाइल में इस स्टेशन की जानिब ना चले जाए। अगले 2 रोज में खवातीन और छोटे छोटे बच्चों की माएं गांव से बाहिफाजत इर्द गेट के गांव में मौजूद रिश्तेदारों के यहां पहुंचा दी गई और बाकी पूरे गांव के लड़कों उनको भी सख्ती से सिर्फ शहर का काम करने के लिए घर से निकलने को कहा गया, जिसका रास्ता दूसरी जानिब था, यानी वह रास्ता उस पर इसरार कुएं के मुखालिफ सत में था। ऐसा करते हुए वह सब अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे मेरे नाना ने वापस शहर लौट जाने को कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया और उनसे वादा किया कि गैर जरूरी घर से बाहर तक नहीं जाऊंगा। तब वह लोग मुतमिन हो गए कि अब कोई मसला नहीं होगा। मेरे वालिदैन को जब इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने भी मुझे वापस घर आने को कहा, मगर मैं अपनी पढ़ाई के दौरान पूरा साल उस वक्त का इंतजार करता था। ऐसे में मैं इस छोटे से हादसे की बायस वहां से वापस शहर चले जाने को बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। वह लड़का मेरे ख्याल में शायद अपना वक्त आने के बायस या किसी और वजह से अपने हवास पर काबू नहीं रख पाया, वरना वहां पर और भी 5 मर्द मौजूद थे जिनमें मेरे मामू भी थे और वो सभी उस कुएं के काफी करीब गए थे ताकि उस नौजवान को बचा सके। अगर वहां पर गांव के लोगों की सोच के मुताबिक कोई ताकत होती जो दूर दूर से भी इंसानों पर हमला करके उन्हें उस अधे मेरे कुएं की जानिब खींचती है, तो फिर वह ताकत उन बाकी 5 मर्दों को क्यों छोड़ गई थी। मैं ये सब कुछ सोचकर मुतमिन था। अलबत्ता मैंने घर में किसी से अपने ख्यालात का इजहार ना किया। अगर मैं ऐसा करता तो जरूर मुझे जबरदस्ती दोबारा शहर रवाना कर दिया जाता। चंद रोज इसी तरह पुरसुकून से गुजरे। अलबत्ता सबके दिलों में खौफ सा छाया हुआ था। एक रोज अचानक यह खबर मिली कि चाचा दाद बक, जो कि दादू के नाम से मशहूर थे, उनका भांजा शहर से अचानक ही बिना तला के गांव की तरफ आ रहा था। कसी स्टेशन पर से इसका गुजर हुआ उसको दूर से ही वहां की एक खातून, जो कि चीमा खाला के नाम से पहचानी जाती थी, उन्होंने उसे देख लिया था। वो नौजवान उसी कुएं की जानिब जा चुका था। यह सुनकर गांव के काफी सारे मर्द इकट्ठे हुए और वहां पर चले गए, मगर वहां पेड़ के नीचे या इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी का नाम निशान तक न था, जहां से यह अंदाजा हुआ कि वह लड़का भी गायब हो गया है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और हर तरफ खौफ और रास फैल चुका था। सबने अपने अपने घर जाने वाले को इत्ल करने का फैसला किया कि कोई भी अनजाने में अपना कोई जाने नुकसान ना करवा ले। चाचा दाद बक अपने घर वालों के हमरा अपनी उसी बहन की जानिब शहर चले गए और शहर पहुंचकर उन्हें जब यह इला दी तो वह लोग भी बुरी तरह से गम का शिकार हो गए। हर तरफ मातम बिछ गया था। एक नौजवान लड़के के बाद चंद रोज में ही एक और भी बेचारा लड़का खत्म हो गया और गांव में किसी के पास भी उन सबके बचाव का कोई रास्ता मौजूद न था। लेकिन मुझे ना जाने क्यों इस बात पर यकीन नहीं आया। मेरा मानना था कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसके बारे में गांव का कोई भी शख्स नहीं जानता, और उस पुराने कुएं की वजह से यह लोग खौफ और रास में मुब्तला हैं। मगर मैं गलत था। अब रातों को बहुत वाज अल्फाज में सरगोशियां सुनाई देने लगी। गांव के हर घर में यह सरगोशियां सुनाई देती थीं यहां पर, और कुछ तो किसी की समझ में नहीं आता था। अलबत्ता ये अल्फाज सबको ही समझ आते थे कि कभी किसी शख्स को तो कभी किसी और को मुसलसल पुकारा जाता, और यह पुकार उसी पुर इसरार कुएं की जानिब से आती थी। चंद रोज तक उसी तरह हर एक के नाम की पुकार सुनाई देती रही।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माहौल बदलने लगा और उस पेड़ और कुएं के करीब घरों में तो बकायदा चीख पुकार सुनाई देने लगी। वह सब बहुत बुरी तरह से परेशान थे, क्योंकि ये आवाजें इस कदर खौफनाक होती कि वहां के लोगों के लिए रातों को सोना भी मुश्किल था। गांव के बाकी लोगों ने उन लोगों को अपने साथ जगह फराम कर दी और कुछ वक्त के लिए अपने पास मुंतकिल कर लिया, ताकि इस परेशानी का सामना वह अकेले ना करें। एक रोज असर के वक्त से ही घने बादल छाए हुए थे और मौसम काफी खुशगवार हो रहा था, मगर शाम के साए ढलते ढलते मौसम में तूफान की अमेजिन होने लगी। हवाओं ने इस कदर जोर पकड़ लिया कि सहन में भी खड़े होना मुश्किल हो गया। पूरे गांव में मट्टी और रेत उड़ रही थी, जो आंखों में बुरी तरह से चुभने लगी। उस रेत और मट्टी से बचाव के लिए गांव का हर फर्द अपने घर के कमरों में दुबक कर बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक उसी तरह से तूफानी फिजा कायम रही। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता चला गया और अगली रोज सुबह को कहीं पर भी इस तूफान के आसार मौजूद न थे। ऐसे लगता था कि वह मिट्टी और हवा जमीन पर बैठने की बजाय जैसे हवा में ही कहीं तहलील हो गई है। सब कुछ नॉर्मल हो जाने पर गांव के सब लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हर अपने मामूला जिंदगी की तरफ रवाना हो गए। अगले रोज शाम ढलते ही अचानक ऐसे ही दर्दनाक आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई नौजवान लड़की किसी मुसीबत का शिकार है और मदद के लिए पुकार रही है। यह आवाजें सुन के गांव के तमाम अफराद घरों से बाहर झांकने लगे, मगर कहीं पर भी कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। मगर यह आवाजें मुसलसल ऊंची होती जा रही थी। कुछ लोगों ने घरों से निकलकर इर्द गिर्द गलियों में तलाश करने की बहुत कोशिश की कि शायद वाकई कोई लड़की किसी मुश्किल का शिकार हो और उसे हमारी जरूरत हो, मगर अब भी कुछ दिखाई नहीं दिया। यह देखकर वह चंद अफराद जो कि लड़की की तलाश में घरों से बाहर रहे थे, वह भी दोबारा अपने घरों को लौट गए। मगर उनके दोबारा घर लौट जाने पर वह चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता भयानक आवाजों में बदलने लगी और उन आवाजों को सुनकर एक बार फिर से गांव में खौफ फैल गया। चंद रातों तक इसी तरह कभी किसी किस्म की तो कभी किसी किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी। हर रात गए तक ये आवाजें जारी रहती, मगर उसके बाद सब आवाजें बिल्कुल थम गईं। अब गांव वालों ने सुख का सांस लिया कि शायद अब बला टल चुकी है। मगर एक रोज अचानक हमारे घर की छत पर जोर जोर से धम धम की आवाजें आने लगी। ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई भारी चीज छत पर दूर से आ गिरी हो। मौसम के तेवर काफी खतरनाक हो रहे थे और मुसलसल बादलों की गरज चमक और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था, जिसके बाएं सब लोग कमरों में ही सो रहे थे। ऐसे में छत पर इस किस्म की आवाजों का सुनाई देना ज्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा था। मैंने उठकर बाहर देखना चाहा तो मुझे नाना ने यह कहकर मना कर दिया कि बाहर जाने में खतरा है। रात को काफी देर तक इसी तरह मुसलसल आवाजें आती रहीं, जिससे सब घर वाले मुसलसल बेचैन होने लगे। मगर कोई भी कमरे से बाहर कदम रखने को तैयार न था। न जाने कब वो आवाजें आना बंद हो गईं और हम सब नींद में चले गए। हमें इस बारे में इल्म ही नहीं हो सका। अगले रोज गांव के काफी सारे लोगों ने यह कहा कि उन्हें भी अपने घर की छतों पर इस किस्म की आवाजें सुनाई देती थी। अब मेरे सही मानों में होश गुम हो रहे थे। मैं तो यहां पर सबकी बातों को मजाक समझने लगा था, मगर यहां पर तो हकीकत में कोई और ही मसला था, जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था। यह तकरीबन दिन के 12 बजे का वक्त होगा, जब सभी खेतों में काम करके फारिग हुए थे और मर्द हजरात घने जंगल के नीचे इकट्ठे होकर एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने में लगे थे। वहां पर लड़के भी मौजूद थे, जो सभी अपने अपने ख्यालात का इजहार करने लगे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते 1 या 2 मिनट के अंदर स्याह अंधेरी ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। दिन का वक्त होने के बाद वजूद हर तरफ तारीखी छाई हुई थी। हर फर्द अपने अपने घर की जानिब भागने लगा। अजीब सी बेचैनी पूरे गांव में फैल चुकी थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी उस अंधेरे से सब परेशान थे कि पूरे गांव में भारी कदमों की आवाज और धमकवाज तौर पर महसूस की जाने लगी, जिसके बाद मजीद खौफ फैल गया। सबके मुंह पर बस यही अल्फाज थे कि आज खैर नहीं है। मैं यह सब सुनकर हैरान भी हो रहा था, हर बुरी तरह से परेशान भी था, क्योंकि अब तक गांव वालों की जो बातें मैं सुनता रहा, उसमें से काफी बातें मैंने अपनी खुद आंखों से सच होती देखी थी। अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आज जो अंदाजा सब लगा रहे हैं, क्या यह सच साबित होंगे या इन सब को वहम हो रहा है। हर तरफ अजीब बेचैनी फैली हुई थी और चीख पुकार के साथ साथ वो धमक मजीद शिद्दत से महसूस होने लगी।
मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मस्जिद के इमाम साहब से दरख्वास्त की कि वो या तो खुद ऊंची आवाज से अजान देना शुरू कर दें या फिर मुझे इजाजत दे दे। तब इमाम साहब से इजाजत लेकर मैं आया और मैंने खुद मस्जिद में ऊंची ऊंची आवाज से स्पीकर की मदद से अजान देना शुरू कर दी। मगरिब की अजान का वक्त हुआ तो तब कहीं जागकर यह स्याह आंधी थमी थी और उसके साथ ही वह धमक भी सुनाई देना बंद हो गई। मगर उसके बाद गांव के 6-7 अफराद लापता हो गए और सबको यकीन हो गया कि ये सब उसी पुलिस रार को करने वाला बन गए हैं। पूरा गांव गम और गुस्से का शिकार था, मगर साथ बेबस भी थे कि कोई भी कुछ नहीं कर पाया। अलबत्ता शायद नहीं, बल्कि यकीनन मुसलसल स्पीकर पर अजान देने और अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहने के बायस वो आफा से छुटकारा हासिल हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल पर आने लगा, लेकिन उस कुएं का अभी भी कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो पाया। खुदा ही बेहतर जानता है कि वह कुआं या उसके अंदर फैली स्याही क्या है और वह लोगों को कैसे अपनी जाने मुतजेंस फैलाने के साथ इतने सारे लोगों को उसमें गायब कर देती है। इस वाक को कई साल बीत गए हैं। मैं भी गांव जाता रहता हूं, लेकिन मेरे जोश के साथ खौफ भी शामिल है। हर दिल में हर वक्त में यही दुआ करता रहता हूं कि भगवान करे कि दोबारा इस किस्म की आजमाइश का कभी किसी को सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, यह थी आज की खौफनाक कहानी। चलिए देखते हैं पिछली वाली वीडियो पे किस किसने कमेंट किया है। उसका नाम मैं बारी बारी से लेता हूं। नंबर 1 पे है विक्की खान जी, यूपी से। नंबर 2 पे है कल्पना था जी, नेपाल से। नंबर 2 पे है मूसा जी, लाहौर से। नंबर 3 पे है विक्टर जी, रायगढ़ से। नंबर 4 पे है समीम अख्तर जी, पाकिस्तान से। नंबर 5 पे है कमलेश जी, ललितपुर यूपी से। नंबर 6 पे है मेराजुल जी, असम से। नंबर 7 पे है समीर जी, राजकोट से। नंबर 8 पे है MDI लली जी, पंजाब से। नंबर 9 पे है मैन बबलू जी, बिहार से। नंबर 10 पे है नैना प्रधान जी, दार्जिलिंग से। नंबर 11 पे है उबैद खान, पाकिस्तान से। नंबर 12 पे है प्राची मिश्रा जी, इंदौर से। नंबर 13 पे है अंकुर कुमार जी, यूपी से। नंबर 14 पे है हसर जी, पंजाब से। नंबर 15 पे है विनय पंडित जी, हरियाणा से। नंबर 16 पे है कुसुम मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ से। नंबर 17 पे है सुब्रतो जी, जबलपुर से। नंबर 18 पे है राहुल जी, गुजरात से। नंबर 19 पे है मनोज कुमार जी, दिल्ली से। दोस्तों, ये थे पिछली वाली वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों के नाम। बस इतनी थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली कहानी के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।